तो हरे कृष्णा मेरे सभी क्लास 9th के बच्चों को आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वंडरिंग पाई पर, जहाँ पर आपको टीचर पढ़ाते हैं एकदम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ना कि आपको पागल बनाने के लिए। तो आज के इस वाले लेक्चर में हम भी ये हमारा लेक्चर 2 होने वाला है। सबसे पहली बात तो हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों मोशन। मैं हूँ आपका अरमान भैया। एंड आपने अगर अभी तक हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं ज़रूर से रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वो वाला लेक्चर देख कर आएँ एंड देन ये वाला लेक्चर अटेंड करें। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देख लिया था? हमने लास्ट लेक्चर में आधे घंटे का ही वो लेक्चर था एंड उसमें हमने मोशन एंड रेस्ट के बारे में पढ़ा था कि कैसे ये दोनों रिलेटिव कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, हमने इस चीज़ के बारे में स्टडी किया था। तो आपके दिमाग में होगा कि हम आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं। तो हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। दूसरी बात हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। आज का हमारा मेनली लेक्चर इसी के ऊपर डेडिकेट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में हम रेक्टिलिनियर मोशन भी पढ़ेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? बेसिकली मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो यही हमारा रेक्टिलिनियर मोशन होता है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसी का दूसरा नाम होता है रेक्टिलिनियर मोशन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। तो मोशन को आप प्रोपोगेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, एंड अभी यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। देखते हैं आपको कितना याद है कितना नहीं लास्ट लेक्चर का, कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about motion without knowing its cause is, आगे खाली स्थान है कि फिजिक्स की ऐसी ब्रांच बताओ जिसमें मोशन के बारे में पढ़ते हैं उसके कोज की परवाह किए बिना। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। आपको वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो आपको ऑब्वियस सी बात है ये वाला क्वेश्चन नहीं आता होगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि लेक्चर 1 ज़रूर से देख के आएँ। सबका लिंक और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपने ये लेक्चर टाइप्स ऑफ मोशन के साथ में। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन एज एन ऑब्जेक्ट में मूव इन वेरियस वेज। कि अब ये कॉमन सी बात है बच्चों की, एक मोशन के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं क्योंकि एक ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीक़ों से मूव कर सकते हैं। वो जितने तरीक़ों से मूव कर पाएगा उतने ही टाइप्स ऑफ मोशन हो जाएंगे। मोशन क्या है? चेंज इन मोशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, ये विद रिस्पेक्ट टू भी शॉर्ट फॉर्म WRT, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर। यानी कि ऑब्जर्वर और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज इन पोजीशन हो रही है तो वो मोशन है। अब ये तो बहुत तरीक़ों से हो सकती है ना, कि एक है सीधी लाइन में चले जा रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट, एक है गोल गोल पाथ पे घूम रहे हैं, एक है कई बार हो सकता है कि वो गोल पाथ पे भी घूम रहे हैं और सीधा भी चल रहे हैं, जैसे एक टायर मूव करते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं। ठीक है, हम कुछ के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली हम तो एक के बारे में पढ़ेंगे, मेनली रेक्टिलिनियर मोशन। आपकी क्लास 9th पूरी इसी के ऊपर बेस होगी, रेक्टिलिनियर मोशन। इसको आप मोशन इन 1D भी कह सकते हो। 1D का मतलब क्या हो गया? 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन से क्या मतलब हो गया? एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इससे क्या मतलब हो गया कि हम मोशन कर रहे हैं लेकिन एक स्ट्रेट लाइन के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, 2D तो आपको पता होगा कि एक प्लेन आ जाता है ना, जैसे आपकी कॉपी का कागज़ है। हालांकि वो 3D है, पर अगर आप सिर्फ उसके ऊपर वाली सरफेस देखो तो वो 2D हो गई। ठीक है, तो पहला टाइप है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? डेफिनेशन ये लिखी हुई है आपके सामने। मैं ज़्यादा डेफिनेशन थ्योरी पे ध्यान नहीं देता, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करा देता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट अगर सीधी लाइन में मूव कर रहा है, जैसा मैंने बताया 1D में, तो ये एक रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा। ठीक है, अगला है कर्वीलिनियर मोशन। ये आपने नहीं सुना होगा। कर्व, ये नाम से ही समझ आ रहा है। कर्व क्या होता है? कोई भी ऐसी गोलाकार चीज़, है ना, ये कर्व होती है। तो बस कोई ऑब्जेक्ट अगर एक कर्व्ड पाथ के अलोंग मूव कर रहे हैं तो वो रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। अब आप कहोगे सर नहीं समझ में आया, एग्जांपल दो इसका। कोई बात नहीं, ये रहा एग्जांपल, कि फॉर एग्जांपल ये कर्व है ना, सीधा नहीं है तो ये कर्व होगा। ठीक है, अगर सीधी लाइन नहीं है कोई चीज़ तो वो ऑब्वियस ही बात है कि कर्व होगी। अब फॉर एग्जांपल के लिए एक ऑब्जेक्ट था पहले यहाँ पर।
ठीक है, और कुछ देर के बाद में मान लो कि 4 सेकंड में उसने अपनी पोजीशन चेंज करी और वो फिर यहाँ से आ गया यहाँ पर, लेकिन तो उसने पाथ कवर किया, वो उसने पाथ कुछ ऐसा कवर किया, तो अब ये उसने कर्व्ड पाथ कवर किया, तो ये वाला मोशन हो गया कर्विलिनियर मोशन। ठीक है, इसके बारे में आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना, अगर आपको नहीं याद रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बता दिया ताकि 11th में जाके आपके कोई कंसेप्ट में दिक्कत ना आए। अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहोगे तो वो कुछ ऐसे निकलेगी। ठीक है, तो अगला है हमारा रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है वो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव करे जा रहा है। अब सर इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल ये कोई एक फिक्स पॉइंट है और ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है ए। अब ये इस फिक्स पॉइंट के अराउंड कि यानी कि एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, जैसे हमारी सन रिवॉल्व करती है, सॉरी हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। अब ये इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है कि ए पॉइंट बार बार इसी फिक्स पॉइंट के अलोंग मूव कर जा रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ की बच्चों आप इसको एकदम कर्विलिनियर मोशन से भी इसको लिख सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में तो ये कर्व में ही मूव करेगा। ठीक है, तो रोटेटरी मोशन को आप कर्विलिनियर मोशन भी बोल सकते हो, लेकिन अगर कर्विलिनियर मोशन एक फिक्स पॉइंट के अराउंड हो जा रहा है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है रोटेटरी मोशन। उसका अगला है ऑसिलेटरी मोशन। इसके बारे में हो सकता है आपने पहले भी सुना हो, मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने नहीं सुना तो आप सुन लोगे, हालांकि 8th में भी आता है हमारा साउंड वाला चैप्टर। ठीक है, तो हो सकता है वैसे तो आपने इसके बारे में सुना हो, नहीं सुना तो भी कोई बात नहीं, आप सुन लोगे, कोई खास दिक्कत नहीं है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि जैसे मान लो कि एक पार्टिकल है तो वो आगे गया पीछे आया, आगे गया पीछे आया, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो को आप बैक एंड फोर्थ भी कह सकते हो, टू एंड फ्रो मूवमेंट या फिर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, कि आगे गया पीछे आया, आगे गया पीछे आया, आगे गया पीछे आया। इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक। साउंड वाले चैप्टर में भी आप सेम एग्जांपल ही पढ़ोगे कि पुराने टाइम में आती थी एक क्लॉक होती थी। ठीक है, उसके नीचे है ना कुछ ऐसा पेंडुलम टाइप होता था, ये आपकी क्लॉक है, उसके नीचे पेंडुलम है, तो ये क्या करता था ना, पेंडुलम इधर टकराता था, इधर टकराता था, इधर टकराता था, इधर टकराता था, ये ऐसे टू एंड फ्रो, कभी इधर गया फिर इधर आया, फिर इधर गया फिर इधर आया, तो ये टू एंड फ्रो मूवमेंट करता था, इसलिए ऑसिलेटरी मोशन हो गया। अगला है वाइब्रेटरी मोशन। मोशन ड्यू टू वाइब्रेशन, कि कहीं पर भी वाइब्रेशन हो रही है उसके अलोंग जो भी मोशन आएगा वो होगा वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, जैसे मोशन जो होता है सितार स्ट्रिंग का, जब वो उसको हम खींचते हैं, या फिर जो गिटार की स्ट्रिंग होती है, आप कोई भी पतली तार लो अपने दोनों हाथों में, उसको बीच से हल्का सा प्लग कर दो, यानी कि छेड़ दो उसको थोड़ा सा, तो वो वाइब्रेट होने लग जाएगी। अब जो वाइब्रेट हो रही है तो वो उसका टू एंड फ्रो मोशन भी है, उसको आप ऑसिलेटरी मोशन भी बोल सकते हो, एंड वो वाइब्रेट होने के कारण आया है इसलिए आप उसको वाइब्रेटरी मोशन भी बोल सकते हो। ये सब मैं हटा देता हूँ, वरना आप कहोगे कि सर आपने तो बहुत ज़्यादा गंद मचा दिया, तो इतना तो अब हमारे बस का है नहीं पढ़ना, तो कोई बात नहीं, मैं ये सब हटा देता हूँ। आपको ये नोट्स सारों की सब कुछ आपको अवेलेबल मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, ये इतना ज़्यादा नहीं हटाते अपन, थोड़ा सा ही हटा देंगे, ओके कोई दिक्कत नहीं है। मैं वापस लिख लेता हूँ साउंड। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन है, जो हमारा लास्ट टाइप ऑफ मोशन है, जो हम जिसके बारे में मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा, वो क्या होता है, मल्टीपल मोशन। मल्टीपल मोशन का क्या मतलब है कि जब एक ऑब्जेक्ट, इफ़ एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस, पोजेसेस का मतलब हो गया, इंग्लिश भी साथ साथ दिखा रहा हूँ, दिखाना। अगर एक ऑब्जेक्ट दो या दो से ज़्यादा टाइप ऑफ मोशन सेम टाइम के ऊपर दिखाता है तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल मोशन। एग्जाम्पल दो सर, कि जैसे टायर है एक ट्रक का, ठीक है, ये एक ट्रक का टायर है, तो टायर को कभी घूमते हुए देखना, वो ऐसे ऐसे भी घूमेगा, है ना, वो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव भी करेगा, ये उसका फिक्स पॉइंट है, उसका सेंटर, उसके अराउंड वो मूव भी कर रहे हैं, एंड आगे 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 भी चलता जाएगा, क्योंकि टायर मूव भी तो करेगा, तो वो एक अलोंग स्ट्रेट लाइन भी मूव कर रहा है, वो रेक्टिलिनियर मोशन को भी फॉलो कर रहे हैं, एंड वो रोटेटरी मोशन को भी फॉलो कर रहे हैं। अब वो सेम टाइम पर दो मोशन दिखा रहे हैं, ठीक है, कि वो ऐसे 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 गोल 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 घूमेगा भी, एंड वो अराउंड ए स्ट्रेट लाइन भी रिवॉल्व कर रहा है। तो इस गोल गोल भी घूम रहा है, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग भी मूव कर रहा है, गोल गोल भी घूम रहा है, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग भी मूव कर रहा है, तो इसी टाइप के मोशन को हम बोलते हैं आपका मल्टीपल मोशन। ये किसका एग्जांपल हो गया, मल्टीपल मोशन का। ठीक है सर,
आगे चलते हैं। आगे आ गई हमारी मेन बात फिजिकल क्वांटिटीज, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था इसको थोड़ा सा ध्यान देकर समझना पड़ेगा। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? इन फिजिक्स ए फिजिकल क्वांटिटी इज एनी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल और सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड, दैट इज कैन बी मेजर्ड यूजिंग नंबर। अब सर ये तो आपने थ्योरी पढ़ के बता दिए, तो हम भी पढ़ लेते बुक से, पर अब मैं इसको आपका मतलब बताता हूँ कि फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का, किसी भी सिस्टम का, किसी भी चीज़ का, किसी भी जगह का। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, किसी भी चीज़ की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो। इसका एग्जांपल क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि मेरे को आपकी चप्पल चाहिए, ठीक है। अब या फिर चलो ये छोड़ो, मैंने आपको बोला कि मेरे को आटा बनाना है, अच्छा चलो छोड़ो, एक आपको मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, अपने देख लेते हैं। ओके, ये खाली जगह भी मिल गई। यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी की नीड क्यों है, ठीक है। वाई डू वी नीड फिजिकल क्वांटिटी? वाई डू वी नीड फिजिकल क्वांटिटीज? ठीक है, तो अब इसका बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत इसलिए है। फॉर एग्जांपल ये मैं हूँ, ये है आपके अरमान भैया, ये हो आप, ये है उनके स्टूडेंट, और ये है कोई आपके पेरेंट या फिर ब्रदर मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि मेरे को अपने तीनों की हाइट का डिफरेंस देखना है कि अपन की हाइट कितनी बड़ी बड़ी है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपने आपने क्या किया कि मैंने आपको बोला कि मेरे पेन ले दो जो मेरे पास में है, एंड मेरे को उससे मेरी हाइट देख के बताओ कि मैं कितने पेन के बराबर हूँ। आपने मेरी हाइट नापी, मान लो आपने मेरे को बोल दिया कि मैं 2 पेन के बराबर हूँ। फिर आपने खुद की हाइट नापी, आपने मेरे को बोल दिया कि आप 3 पेन के बराबर हो। आपने अपने पापा की हाइट नापी, आपने बोल दिया कि वो 5 पेन के बराबर है। अब मैंने आपसे बोला कि आपका एक भाई है, वो रहता है अमेरिका के अंदर, मेरे को तो उसकी हाइट भी जाननी है। तो अब आप वो पेन लेके अमेरिका जाओ एंड उसको नापो, तो ये बात से तो कोई सेंस नहीं बनता ना इस बात का। तो ये तो मैं कितनी इलॉजिकल बात कर रहा हूँ, है ना। आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा। तो ये बात सही भी है, बहुत ही लॉजिकल बात है भैया कि मैं अपना पेन लेके पहले अमेरिका जाऊँ, फिर वहाँ पे उसकी हाइट नाप के फिर वापस आके आपको बताऊँ। इस बात का तो कोई सेंस नहीं बना। अब आप बोलोगे कि अमेरिका वाले भाई को बोल दो कि ये वाला पेन खरीद ले। बच्चों मेरे पास जो पेन है, ज़रूरी थोड़ी ना कि अमेरिका में वो पेन मिले, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी की नीड यहाँ पर आती है कि चाहे मैं कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से किसी को भी बोलूँ मेरे को हाइट बता, तो वो मेरे को एक ऐसी पर्टिकुलर कोई एक सिस्टम में मेरे को हाइट बताए जो पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड सेम रहे, ठीक है। इसलिए हमें फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है। एक और एग्जांपल ले लो, अपन आगे देखते हैं। जगह खाली है तो नहीं, जगह नहीं खाली तो कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एक और एग्जांपल क्या है कि मान लो कि दो राजा है, ठीक है। तो एक राजा है, ये है फर्स्ट राजा। फर्स्ट राजा ने सेकंड राजा को बोला कि भाई मेरे को 10 किलो बोरी चाहिए, मतलब कि 10 बोरी मेरे को गेहूं चाहिए। अब फर्स्ट जो राजा का किंगडम है, यहाँ पर एक बोरी होती है 100 किलो की, तो इसने 10 बोरी मांगी है, मतलब इसने 1000 किलो गेहूं मांग ली, ठीक है। लेकिन जो दूसरा राजा है, उसके किंगडम में एक बोरी की चलती है 50 किलो की, यानी कि इसने उसको कनक भेजी 500 किलो, ठीक है। तो अब दोनों एक दूसरे से नाराज हो गए, ठीक है। क्योंकि इसने मतलब कि जो ये पहला राजा था, इसने उसको बोला था 1000 किलो कनक चाहिए, लेकिन उसने उसको 500 किलो भेज दी। दोनों में लड़ाई होगी, दोनों ने एक दूसरे को मार के टपका दिया। अब ऐसे तो फिर ये चलता रहेगा। तो एक टाइम के बाद में लोगों को समझ में आया कि यार ये तो हम ही बेवकूफ़ी करे जा रहे हैं। तो हमें कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जो एक स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, इसका क्या मतलब है कि हम एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं एंड वो पूरी दुनिया के लिए सेम रहेगा। उसके के बाद में हम हर चीज़ की जो भी हमें क्वांटिटी नापनी है, उसकी हम एक यूनिट सेट कर देते हैं। तो बस यहीं पर खेल आता है आपकी फिजिकल क्वांटिटी का। अब समझ में आ जाएगी आपको ये डेफिनेशन, पढ़ के देखो कि एक फिजिकल क्वांटिटी इज एनी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल और सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड। इसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो, यानी कि नाप सकते हो, ठीक है। इसको एक क्वांटिटी मतलब कि नंबर दे सकते हो। कैन बी मेजर्ड, नापा जा सकता है यूजिंग नंबर, नंबर का यूज़ करके, ठीक है। ए फिजिकल पेन चेंज कर लेता हूँ वरना मिक्स हो जाएगा, ठीक है। ए फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस एज ए वैल्यू विच इज़ द अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ए यूनिट। कि फिजिकल क्वांटिटी को आप एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो, तो ये एक्सप्रेस कर सकते हो आप एक वैल्यू की फॉर्म में, ठीक है। जो आप बोलते हो ना कि मेरे पास में 20 किलो कुछ भी है, तो ये उसकी एक ये वाली पूरी हो गई एक वैल्यू, ठीक है। और वैल्यू क्या होती है?
एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन होता है न्यूमेरिकल वैल्यू का और उसकी यूनिट का। इसके अंदर पेन चेंज कर लेते हैं वापस से ताकि कोई दिक्कत ना आ जाए। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये केजी है, तो केजी तो हो गई आपकी यूनिट, और जो ये 20 है ये हो गई आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, 20 हो गई आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अगर मान लो कि मैं फिजिकल क्वांटिटी को पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये किसकी इक्वल होएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू एन इंटू यू के, एन यू, जहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एन क्या है यहाँ पर, न्यूमेरिकल वैल्यू है एन, एन है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू क्या है, यू है हमारी यूनिट। तो ये हो गई हमारी फिजिकल क्वांटिटी। आई होप आपको फिजिकल क्वांटिटी का कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने समझाया भी अच्छा है। अगर फिर भी नहीं आया तो मेरे को टेलीग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, 10 से 15 मिनट की होगी, ज़रूर से देख लेना। ठीक है, पर बनाऊंगा तभी जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ के कुछ टाइप्स होते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कितने तरीके की होती हैं। तो आपको दो ही बताई जाती है हर जगह पे, स्केलर और वेक्टर, पर नहीं, एक तीसरे तरीके की क्वांटिटी भी होती है जो ना स्केलर होती है ना वेक्टर होती है, तो उसको हम टेंसर क्वांटिटी बोल देते हैं। ठीक है, अब हम स्केलर और वेक्टर के बारे में तो पढ़ लेंगे 9th और 10th में, इनको बारे में आपको पता होगा, पर टेंसर के बारे में आप पढ़ोगे स्टार्टिंग में 11th के अंदर। ठीक है, अच्छा एक और यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा सा हिला हुआ रहता है बच्चों का, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो हाँ, एक और कंसेप्ट हिला हुआ रहता है जो आपका 10th में जाके अगर नहीं भी हिला हुआ होगा तो हिल जाएगा। वो कंसेप्ट क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ, एक सेकंड रुकना, बस मेरे को एक बीच में स्लाइड ऐड करने दो। स्लाइड ऐड करने का मेरे को ऑप्शन ये रहा, एक सेकंड, स्लाइड भी नहीं ऐड कर सकते हम, चलिए कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। अभी मैं आपको एक बार साइड में बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये अगर आप नहीं भी नोट्स में लिखोगे तो भी चल जाएगा, बाकी अगर आप क्लास देख रहे हो तो डेफिनेटली लिख लेना, लिखने में कुछ जा नहीं रहा अपना। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि आप नोट्स में इसको लिख दे रहे हो। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक आप यूनिट पढ़ोगे करंट, एक चीज़ के बारे में पढ़ोगे करंट, कौन सी क्लास में, 10th क्लास में। अच्छा, अब आपको बेसिक मैं मान के चलता हूँ कि पता होगा। ठीक है, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। मतलब कि स्केलर, या फिर चलो हम पहले स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ताकि जिन बच्चों को नहीं भी पता उनको पता लग जाए, फिर ये वाला कंसेप्ट मैं उसके बाद में पढ़ा दूंगा। सबसे पहले आती है हमारी स्केलर क्वान्टिटीज़। तो स्केलर क्वान्टिटी कौन सी होती है, ए फिजिकल क्वान्टिटी दैट इज़ कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय ए नंबर एंड अप्रोप्रिएट यूनिट इज कॉल्ड ए स्केलर क्वान्टिटी। ये होती है हमारी सिंपल क्वान्टिटी। ठीक है, एकदम सिंपल सादी सी होती है, सादा जीवन जीती है। ये क्या करती है, ऐसी क्वांटिटी जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर उसको आप कंप्लीटली स्पेसिफाई कर सकते हो। वो बोलती है भाई मेरे को एक नंबर चाहिए और मेरे पास में एक यूनिट दे दो, बस मैं इतने में खुश हूँ, मेरे को डायरेक्शन वगैरह और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को बस एक नंबर चाहिए और मेरी कोई यूनिट होनी चाहिए। जिस क्वांटिटी के पास में ये दोनों चीज़ें हैं वो कैसी क्वांटिटी है, वो है हमारी स्केलर क्वांटिटी। ए स्केलर क्वांटिटी स्पेसिफाइड बाय सिंगल वैल्यू विद एन अप्रोप्रिएट यूनिट एंड हैज़ नो डायरेक्शन। कि आप एक स्केलर क्वांटिटी को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो जिसकी एक यूनिट होगी। यूनिट होना बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसके एग्जांपल हो गए मास, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वर्क, प्रेशर, टाइम इंटरवल, कुछ भी ले लो। ठीक है, मास कैसे हो गया, जैसे आप लिखते हो मास 20 kg। अब इसमें आपने डायरेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं दिया, इसके पास में एक नंबर है और एक यूनिट है, स्केलर क्वांटिटी हो गई। टाइम कैसे लिखते हो, 4 सेकेंड, 2 आवर। ठीक है, तो इसके पास में एक नंबर है एक यूनिट है, नंबर है यूनिट है। और वर्क कैसे लिखोगे, ठीक है, जैसे 20 जूल, तो ये आपने वर्क लिख दिया। इसमें भी डायरेक्शन वगैरह का कोई रोल नहीं आएगा, नंबर है यूनिट है, नंबर है यूनिट है। प्रेशर कैसे लिखोगे, मान लो 2 ATM, ATM इसकी यूनिट है और 2 क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। टेम्परेचर कैसे लिखोगे, 20 डिग्री सेल्सियस, 198 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये सारी आपने क्या लिख दी, यूनिट है इसके पास में और इसके पास में न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसके पास में कोई भी डायरेक्शन नहीं है। ठीक है,
स्केलर क्वांटिटी, अब एक और ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बताया नहीं जाता, जो मैं करंट में आपको बताने वाला था। अब वो बात मैं आपको आगे बता दूंगा, कोई बात नहीं। द रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अरिथमेटिक आर यूज टू मैनिपुलेट स्केलर क्वांटिटीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि जो मैथ आप आज तक पढ़ते आए हो, स्केलर क्वांटिटी उसी मैथ के बेसिस पर आपकी पूरी चल जाएगी। क्या मतलब है सर इसका? वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें कौन सी नई मैथ सीखनी पड़ेगी सर? हम तो पहले ही अपनी मैथ से परेशान हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डिनरी अरिथमेटिक में क्या आता है? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। जो आपने नॉर्मली प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न सीखा है, वो सब करके आप इन क्वांटिटीज़ की वैल्यू निकाल सकते हो। इनके लिए आपको कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं मान लो मेरे पास में दो बॉडीज़ हैं, एक है 20 kg की और एक है 40 kg की। ठीक है, मैंने कहा मैंने इसको एक के ऊपर एक रख दिया। ठीक है, मान लो कि मेरे पास में दो बॉडीज़ थी। ठीक है, एक ये रही और एक ये रही। अब मैंने क्या किया, मैंने इनको एक के ऊपर एक रख दिया। ठीक है, अब ये ऊपर वाली है 20 kg की, नीचे वाली है 40 kg की। इनके नीचे मैंने वेइंग मशीन लगा दी। ये हो गई मेरी वेइंग मशीन। ओहो, सॉरी बच्चों जो भी हुआ अभी उसके लिए, पर कोई बात नहीं, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं तो हम ऐसी छोटी मोटी दिक्कतों को झेलते रहेंगे, हमें इनसे कोई मतलब नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी के लिए मैं क्या बता रहा था कि अरिथमेटिक ये जो मल्टीप्लिकेशन है इनसे इनकी वैल्यू निकल जाएगी। जैसे मैंने एक दो क्वांटिटीज़ को एक के ऊपर एक रख दिया, 40 के ऊपर 20 रख दिया। नीचे वेइंग मशीन है तो वेइंग मशीन का आंसर क्या होगा? 60 kg। ऑब्वियस ही बात है सर कहते आप बोलोगे भी सर ये बताने वाली बात थोड़ी ना थी। अब मैं बात करूँगा बताने वाली बात क्यों थी ये। उसके लिए आपको पहले पढ़नी पड़ेगी वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है स्पेसिफाइड बाय ए नंबर एंड अप्रोप्रिएट यूनिट प्लस ए डायरेक्शन, कि इसमें एक नंबर भी होगा, एक यूनिट भी होगी, साथ में एक डायरेक्शन आ जाएगी। डायरेक्शन कैसे सर? जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस क्या होता है? मान लो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट चलाऊँ 10 किलोमीटर, तो डिस्टेंस तो हो गया कि सर सॉरी, तो डिस्टेंस तो हो गया कि सर आप 10 किलोमीटर चले हो। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा तो डिस्प्लेसमेंट में मैं क्या बोल दूंगा कि सर आप 10 किलोमीटर तो चले हो, लेकिन अगर आपको ये वाला कंसेप्ट पता हो कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, तो मैं क्या बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट में कि मैं 10 किलोमीटर चला हूँ लेकिन टुवार्ड्स ईस्ट चला हूँ। डायरेक्शन आ गई बच्चों, डायरेक्शन आना ज़रूरी है। A vector quantity must have magnitude as well as direction and obeys the laws of vector addition। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाला पॉइंट तो कॉमन है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि वेक्टर क्वांटिटी के पास में डायरेक्शन होती है। अच्छा, इसके एग्जांपल देखने हो तो एग्जांपल हो गया डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क, जो भी ये सारी चीज़ें इन सब के पास में एक डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है। मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जांपल देना चाहूँगा जो मैं आपको पहले भी दे रहा था। उसके लिए मैं जगह छोड़ना भूल गया तो मैं साइड में करा रहा हूँ। ये बात आपके पीडीएफ में इंक्लूड नहीं होगी पर आपको करनी है, अपने नोट्स में लिखनी है। क्या बात है सर ऐसी? फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर इधर से 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। आप ऐसा मान लो, ऐसे इमेजिन करो, फिजिक्स में हम इमेजिन करेंगे ज़्यादा कि ये आप बीच में एक टेबल पड़े है, इधर से आप हो उधर से आपका भाई है, दोनों की क्षमता सेम है, दोनों के पास में जोर सेम है। इधर से आप टेबल को धक्का मार रहे हो, उधर से वो मार रहे हैं, तो क्या होगा? टेबल नहीं हिलेगा, अपनी अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, लेकिन आपने भी धक्का मारा, आपके भाई ने भी धक्का मारा, तो जोर आपका भी लगा, जोर उसका भी लगा, तो ये जोर गया कहाँ? टेबल तो हिला नहीं सर। ये तो सर हम दोनों की एनर्जी वेस्ट करा दिया आपने। नहीं बेटा, सर ने आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं कराई, आपकी एनर्जी वेस्ट कराई है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन ने। ठीक है बच्चों, ये पढ़ोगे आप 11th में डिटेल में। अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जिससे आपको समझ आ जाए कि ये वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन तो है, पर कुछ क्वांटिटी आप, जैसे मैं करंट की बात करने वाला हूँ, तो आप वो समझ नहीं पाओगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है। आपके स्कूल में आपको इतना बता देंगे कि बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, उसके पीछे का रीज़न अब आपको समझ में आ जाएगा।
पहली बात कि 20 न्यूटन से आपने इधर फोर्स लगाया, 20 न्यूटन से उधर लग रहा है, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है। आगे आपका चैप्टर भी है फोर्स वाला, तो उसमें आप पढ़ भी लोगे कि इस पे नेट फोर्स लग रहा है 0 न्यूटन का, क्योंकि ये तो हिला नहीं। तो 20 न्यूटन का इधर से लगा, 20 न्यूटन का इधर से लगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से लगा रहे हो ना आप 20 न्यूटन का, तो दोनों आपस में मिलकर न्यूट्रल हो गया, तो इसके ऊपर तो नेट फोर्स 0 लगा। पर आपने भी 20 न्यूटन का लगाया, इसमें भी 20 न्यूटन का लगाया। अगर मैं सिंपल अरिथमेटिक यूज़ करता तो टोटल फोर्स होना चाहिए था, अगर मैं सिंपल अरिथमेटिक यूज़ कर रहा होता तो टोटल फोर्स की वैल्यू तो आनी चाहिए थी 20 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन इक्वल आना चाहिए था 40 न्यूटन। पर ऐसा तो नहीं हुआ, ये तो सर आपने कर दिया 20 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन इक्वल 0 न्यूटन। तो यही है हमारा वेक्टर एडिशन, जो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चलता है। ठीक है, तो ये है हमारा वेक्टर एडिशन। ठीक है सर, तो हम वापस चलते हैं अपनी पीपीटी पर। ओके, अच्छा मैं अब करंट की बात करने वाला था ना आपसे, तो आप कहोगे कि सर आप तो आधी अधूरी बातें बताते हो, भूल जाते हो, भुलक्कड़ हो सर आप तो। कोई बात नहीं बेटा, सर की उम्र हो गई है। हाँ, तो हम बात करते हैं पहले करंट की। करंट के बारे में मैंने आपको बताया कि मान लो एक वायर है, ठीक है, यहाँ पर 5 एम्पियर का करंट है, ठीक है, और उसके बाद में ये वायर 2 में डिवाइड हो गई, यहाँ पर 3 एम्पियर डिवाइड हो गया, यहाँ पर 2 एम्पियर डिवाइड हो गया, ठीक है, और उसके बाद में ये दोनों वायर कहीं जाकर मिल गई, ठीक है, इस वायर में 3 एम्पियर है, इस वायर में 2 एम्पियर है, बाद में जाकर दोनों वायर मिल गई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर कितना करंट होगा। आप ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स यूज़ करोगे कि सर यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर भी 5 होगा, तो 3 + 2 3 एम्पियर इधर से आ जाएगा, 2 एम्पियर इधर से आ जाएगा, तो 3 + 2 = 5 हो गया। मैं कहूँगा सही बेटा, पूरे नंबर मिल गए आपको। तो अब यहाँ पर आपने यूज़ करी है ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स, लेकिन मैंने तो आपको बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी के लिए तो ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स यूज़ ही नहीं करते। लेकिन जब आप करंट के बारे में स्टडी करोगे तो आप ये भी पढ़ोगे कि करंट की डायरेक्शन भी होती है। आपको ये बताया जाएगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रैवल करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रैवल करेगा, किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब कुल मिला के करंट की डायरेक्शन भी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी और यूनिट भी है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? क्योंकि ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स को फॉलो करती है। आपने 3 + 2 = 5 कर दिया, ये तो सिंपल मैथ्स हो गई, लेकिन वेक्टर कहती है भैया मेरे तो नखरे है, मैं तो हाई लेवल की मैथमेटिक्स यूज़ करूँगी। ठीक है, इसलिए करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। आई होप आपको समझ में आई होगी। जिन बच्चों को नहीं भी समझ में आए तो वो बस इस चीज़ को याद कर ले, ठीक है, उनके बारे में उनको मतलब कि इसके ऊपर इतना कुछ डीप में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, तो अभी हम अपने इस एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। ये मैं आपको वेक्टर क्वांटिटी समझाने के लिए, ये जो मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसी को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। क्या है? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब हम इसी चीज़ को अच्छे से समझने वाले हैं कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है ए से बी फिर बी से सी, ठीक है, और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी इनिशियल पोजीशन से, ठीक है, इनिशियल पोजीशन इज ऑन बाय द ब्रोकन लाइन फ्रॉम ए टू सी। यहाँ पर ऑन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा बच्चों पहली बात तो शोन। हाँ, मैं वही चीज़ चेक कर रहा था कि यहाँ पर ऑन नहीं आ सकता, यहाँ पर आएगा शोन, ठीक है, कि जो उसकी पोजीशन है वो शोन करी जाएगी। अब इस एग्जांपल का मतलब क्या हुआ कि एक पार्टिकल है, हम कोई भी आपको एग्जांपल देना, डायग्राम बना लिया करो। एक पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है पहले ए से बी, ठीक है सर, ए से बी गया, फिर उसके बाद में वो बी से सी जा रहा है। मान लो कि बी से सी वो इधर आ गया, ठीक है सर। मेरे को क्या बोला है कि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ना इनिशियल पोजीशन से, वो दिखाई जा रही है ब्रोकन लाइन ए से सी तक। तो ये ब्रोकन लाइन है, ठीक है, इससे ए से सी तक इसकी डिस्प्लेसमेंट दिखा दी, तो ये वाली तो हो गई डिस्प्लेसमेंट। और जो इसका ए बी प्लस बी सी हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं? सपोज ए पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड देन इट टर्न टुवर्ड्स राइट एंड मूव फ्रॉम पॉइंट बी टू point C along straight line. We represent the displacement of the particle by drawing an arrow from A to C with an arrow. ये थोड़ा थ्योरी है, हम इसको सीधा प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं। मैं आपके लिए डायग्राम लेके आया हूँ कि सपोज करो एक पार्टिकल है,
वो ए से बी मूव कर रहा है, उसके बाद में वो राइट मुड़ गया और फिर वो सी पॉइंट तक मूव करता है। अब ए से बी उसने मूव किया 4 मीटर, बी से सी वो गया 3 मीटर। मेरे को उसकी डिस्प्लेसमेंट बताओ। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे बताओगे आप कहोगे सर हमें तो एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, जितनी मैथ्स हमने पढ़ी है तो उसके हिसाब से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 के सामने वाली ये हो गई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज के दिखते ही सर हम तो एक ही कंसेप्ट जानते हैं कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम या फिर पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, हमारे पास है कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लेते हैं सर हम तो, और हमारे पास क्या आ जाता है एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं कहूँगा कोई बात नहीं बच्चों, बिल्कुल सही कर रहे हो आप, बिल्कुल सही जा रहे हो। ठीक है, एच हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस में बेस क्या हो गया हमारा बी सी का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है, ए बी कितनी है हमारी 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर इक्वल 16 प्लस में 9 इक्वल 25। ये सब तो आ गया हमारा ए सी का स्क्वायर, आगे का इधर कर दे रहा हूँ। तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी √25 इक्वल 5 मीटर। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है आप कहोगे कि सर की डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो 5 मीटर आ गई, लेकिन अगर आप ऑर्डिनरी मैथमेटिक यूज़ करते तो आपके हिसाब से तो डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए था 3 + 4 = 7। अब यहाँ पर आपने ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स यूज़ नहीं करी है, आपने एक अलग चीज़ यूज़ करी है। आपने दोनों को इनकी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको निकालने के लिए आपने ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स यूज़ नहीं करी है। ये जो आपने एडिशन करा है ना, इसको वेक्टर एडिशन बोलते हैं। अब ये मत समझ लेना कि वेक्टर एडिशन में सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम है, नहीं, हर एक चीज़ के लिए आप अलग अलग कुछ ना कुछ सीखते हो, तो बस वो सारी चीज़ें वेक्टर एडिशन में आ जाती हैं। और जो भी क्वांटिटीज़ इस एडिशन को मानती है वो क्वांटिटीज़ हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होने की मेन रिक्वायरमेंट है कि वो वेक्टर एडिशन को फॉलो करती होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, सर डेफिनेशन तो आपने पढ़ी ली। एक पॉइंट है कि मैग्नीट्यूड जो होता है वेक्टर क्वांटिटी का, वो फिजिकल यूनिट होती है और हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, कि वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है कि जो मेरा पीछे आंसर आया है, ठीक है, अब आप तो कहोगे कि सर आपने ए सी का स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब आपने इधर भेजा एल एच ऐसे राइट हैंड साइड में भेजा आपने स्क्वायर, तो इधर तो कुछ ना कुछ प्लस माइनस है ना, कुछ ना कुछ ऐसा प्लस माइनस जैसा भी लगना चाहिए था, लेकिन मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये चीज़ कभी नेगेटिव थोड़ी ना हो सकती है। एसी का डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट जो भी कह लो, नेगेटिव थोड़ी ना होगी, है ना, ये बात तो हमें भी पता है। नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो अगर मैं लिख देता हूँ इसको -5 मीटर, गलत नहीं होगा, पर यहाँ पर नेगेटिव ये फिजिकल क्वांटिटी के फिजिकल यूनिट के साथ में नहीं आया। ये नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग अपने साथ में मत लेके चलना कि वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव होती है, नहीं, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। वेक्टर क्वांटिटी में प्लस या फिर माइनस उसकी डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है, तो हमारा फिजिकल क्वांटिटी का खेल सारा यहाँ पर ही ख़त्म है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, या फिर जिसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन होता है जो एक स्ट्रेट लाइन में कर रहे हो, कि एक कार है, ठीक है, और वो सीधी सीधी ट्रैवल करे जा रही है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। ऐसे मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन बोल देंगे। थ्योरी तो आपकी बुक में भी लिखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कंसेप्ट आते हैं। जैसे पहला हो गया हमारा डिस्टेंस का। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस की डेफिनेशन देख लो, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन इट्स डायरेक्शन। ये पूरी डेफिनेशन है, समझ रहे हो, कि टोटल पाथ लेंथ कितनी है एक ऑब्जेक्ट की उसके एंटायर जर्नी में। मान लो एक पाथ है, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है ए, वो बी तक गया, ठीक है, कुछ भी ऐसे ऐसे चल कर गया। अब उसमें डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा, तो ये मैंने पूरी लाइन बनाई है, ये वाली पूरी लाइन देख पा रहे हो आप, तो ये वाली पूरी बनाई है ना, डिस्टेंस इसकी वैल्यू आएगी कि उसने वो चला कितना है, बेसिकली डिस्टेंस वो होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की,
तो उसके लिए तो आप ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे और वो आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अब समझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फ़र्क। ठीक है, तो आगे मैं क्या बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और हमेशा पॉजिटिव होती है एक ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो। ठीक है, कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि वो -5 मीटर चला है, नहीं, ये चीज़ गलत है। वो अगर आप -5 मीटर बोल रहे हो तो आप वो डिस्टेंस नहीं, वो डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो। और उसमें भी जो माइनस है वो उसके डिस्टेंस को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसको चलना चाहिए था ए से बी। मैं तो देख रहा था ए से बी, लेकिन वो चला गया पीछे को, मान लो वो चला गया ए से सी। ठीक है, तो वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहेगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जब एक बॉडी मूव करती है एक पोजीशन से अनदर, तो उन दोनों के बीच में शॉर्टर डिस्टेंस, जो उसकी इनिशियल पोजीशन होगी और जो उसकी फाइनल पोजीशन होगी, यानी जहाँ से उसने स्टार्ट किया और जहाँ पर ख़त्म किया, उन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो ही क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू। ठीक है, और जो ये होती है ना, इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ दिखाई जाती है। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी है ए, वो गया बी तक। ठीक है, तो जो ये वाली है, पहली बात तो ये कैसी है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसको मैं दिखा कैसे रहा हूँ, मैं इसको दिखा रहा हूँ इसकी इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक, कि इसकी इनिशियल पोजीशन थी ए और इसकी फाइनल पोजीशन आई बी। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा कि इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई इसकी इक्वल ए बी ऊपर एरो। इसको ए बी वैक्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर एरो लगा दिया जाता है कि ए से बी की तरफ मूव कर रहा है ये। ठीक है, ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और जीरो भी। ठीक है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से समझे तो एक ऑब्जेक्ट है, वो ऐसे ऐसे करके ए पॉइंट से बी पे आया, और वहीं पर एक हमारा ऑब्जेक्ट है, वो सीधा साधा सा ऑब्जेक्ट है, वो कहता है मैं सीधा चला जाऊंगा ए से बी की तरफ। तो जो हमारा डिस्टेंस होगा वो तो ये वाले पूरी पाथ लेंथ होगी कि वो चला कितना है। ठीक है, तो डिस्टेंस तो आप समझ गए, लेकिन जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी हमारी, ए बी वेक्टर। ठीक है, कि ए से बी तक गया है वो, तो वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में मूव करने वाली जो भी मैग्नीट्यूड होगी, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, यही होगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप खुद सोचो, अगर ये स्ट्रेट लाइन ना हो, अगर वो ऐसे भी चला जाए, तो भी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो तो ये होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगी। तो चलिए हम आगे मूव करते हैं। When a body travel along a straight line in the same direction, then the distance it travel is equal to the displacement। अच्छा, ये वाला पॉइंट अच्छा खासा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या कह रहे हैं कि जब एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, कि मान लो ए है, कोई बॉडी है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे जा रही है, वो कह रही है सर मैं तो मुड़ूंगी नहीं। ठीक है, तो अब जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, जो इसका डिस्टेंस हो गया, वो तो हो गया ए बी, है ना, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे। और जो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई वो भी क्या हो गई, ए बी। बस वेक्टर लगा दोगे आप। मान लो कि ये इसने 7 मीटर कवर किया है, तो इसका डिस्टेंस भी 7 मीटर हो जाएगा और ए बी भी 7 मीटर हो जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई। दोनों इक्वल कब होते हैं, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि दोनों इक्वल कब होंगे, जब हमारा मोशन हो रहा होगा स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में। क्या क्या दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहला तो है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए मोशन, और दूसरा सेम डायरेक्शन में भी होना चाहिए। तो उस केस में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, जीरो कब होगी डिस्प्लेसमेंट, मैंने पहले बताया कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो जीरो कब होगी, जीरो होगी, अलग अलग सिचुएशन है, कई सारी सिचुएशन है जब एक बॉडी की मतलब कि एक बॉडी डिस्टेंस और ट्रैवल करेगी लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। अच्छा, ये वाला एक एग्जांपल है, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आप इसको रीड कर लोगे। मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू ये समझा भी देता हूँ। पहली बात तो जो आपको इस पॉइंट में लिखनी होगी कि एक बॉडी की जो हमारी एक बॉडी है उसकी जीरो डिस्प्लेसमेंट कब होगी, ये मैं इरेज कर देता हूँ।
एक बॉडी की जीरो डिस्प्लेसमेंट कब हो सकती है, तो वो सिर्फ तभी हो सकती है जब उसकी इनिशियल पोजीशन, यानी कि उसकी स्टार्ट करने वाली पोजीशन सेम होगी उसकी फाइनल पोजीशन के, यानी कि वो वाली पोजीशन जहाँ पर उसने अपनी जर्नी को एंड किया है। ये कब हो सकता है, तो मान लो अपन देखते हैं इसके अंदर हमें शेप्स बनाने को मिलती है या फिर नहीं मिल जाएगी। ठीक है, नहीं हमें ये तो नहीं चाहिए थी, हमें तो चाहिए एक सर्कल। सर्कल नहीं मिलेगा ना हमें शायद, एक सेकेंड बच्चों मैं देख लेता हूँ। ओके, तो मुझे सर्कल मिल गया है, तो एक सर्कल बनाते हैं हम। मान लो ये रहा, ये हमारा सर्कल हो गया। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि एक बॉडी है ए, वो इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। फिर आप सोचो कि आप एक पार्क में हो और उसके चारों तरफ चक्कर काटे जा रहे हो, तो एक पॉइंट आएगा कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया ना वहाँ पर ही वापस आ जाओगे। तो अब इसने यहाँ से स्टार्ट किया और ये यहाँ पर ही वापस आ गई। अब इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो तो ये पूरे सर्कल का हो गया ना, इस सर्कल की सरकमफ्रेंस हो गई। तो इस केस में इसका डिस्टेंस क्या हो गया, इस केस में सर इसका डिस्टेंस तो हो गया सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, है ना। डिस्टेंस तो इसका हो गया सरकमफ्रेंस, लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई। तो सर आप कहोगे कि सर डिस्प्लेसमेंट तो आपने बताया था इनिशियल से फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और सर इसकी इनिशियल पोजीशन तो फाइनल के सेम ही हो गई, जहाँ से स्टार्ट किया था ये तो वहाँ पे आके रुक गई। तो सर इसके डिस्प्लेसमेंट तो हम क्या बताएं, तो बेटा इस केस में इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी जीरो। ठीक है, कि इसने डिस्टेंस तो ट्रैवल किया लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो एग्जाम्पल पूछ ली, ये वाला एग्जाम्पल दिया होगे, वही सेम चीज़ स्टोरी में लिखी हुई है। अच्छा, अब मैंने आपके लिए एक सुंदर सा टेबल तैयार कर रखा है, इसको मैं इरेज मतलब ख़राब नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये आपको पीपीटी में मिल जाएगा, पीडीएफ आएगी तो उसमें आपको ये अच्छे से देखना है और अपने नोट्स में कॉपी करना है। तो ये क्या है, डिफरेंस है हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। पहला क्या है, डिस्टेंस होता है हमारा एक्चुअल लेंथ या फिर पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच इट ट्रेवल्स, यानी कि डिस्टेंस से एक्चुअल पाथ लेंथ होती है जो भी एक मूविंग बॉडी ट्रेवल करती है, और डायरेक्शन को हम उसमें इन्वॉल्व नहीं करते, उसको रिस्पेक्ट में नहीं लेते। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जनरली स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, इनिशियल से फाइनल के बीच में मेजर की जाती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव या फिर जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर जीरो भी हो सकता है। जो डिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं जो मूविंग ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहे हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, पाथ के ऊपर आप नहीं कह सकते कि वो डिपेंड कर रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो कर रहा है डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है, वो कर रहा है डायरेक्शन के ऊपर और उसकी फाइनल पोजीशन के ऊपर, ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये पाथ के ऊपर, पाथ से इंडिपेंडेंट है। अच्छा, डिस्टेंस क्या है, ये हमेशा बड़ा होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होगा, ये डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा कम होगी या फिर इक्वल होगी डिस्टेंस के, ये कभी डिस्टेंस के बड़ी नहीं हो सकती। इक्वल कब होगी, इक्वल होगी जब दोनों सेम ही पाथ में ट्रैवल कर रहे हैं अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो दोनों इक्वल हो जाएगी। ये वाला केस हमने पढ़ लिया। अच्छा सर, डिस्टेंस बड़ा क्यों नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट से, मतलब कि डिस्टेंस छोटा क्यों नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट से, या फिर डिस्प्लेसमेंट बड़ी क्यों नहीं हो सकती डिस्टेंस से। तो बेटा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को तो हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस है ये। तो ये तो हमेशा डिस्टेंस से छोटी होगी, कि आप एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर लो तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आ जाएंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ी नहीं आएगी। अगर आप हल्का सा भी मूव कर लिए तो वो तो फिर हमारा डिस्टेंस ही बन जाएगा ना, वो फिर शॉर्टेस्ट तो रहेगा ही नहीं, और उस केस में हम उसको डिस्प्लेसमेंट कंसीडर ही नहीं करते, वो हमारा डिस्टेंस बन जाता है। अच्छा चलो, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अच्छे से करनी है वो वाले क्वेश्चन। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है एक्चुअल में, तो नहीं 3 क्वेश्चन होने चाहिए शायद, तो 3 क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ए साइकिलिस्ट ट्रैवल अराउंड ए 500 मीटर सर्कुलर ट्रैक 10 टाइम्स। ये रहा, इसका फिगर भी मैं लेके आया हूँ कि एक साइकिलिस्ट है वो 10 बार ट्रैवल कर रहा है अपने 500 मीटर के सर्कुलर ट्रैक में। तो मेरे से पूछा है कि उसका टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड क्या है।
ठीक है। तो बेटा मैं अब जो भी क्वेश्चन कराऊंगा उसकी अच्छे से थ्योरी लिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी, मेरी ये गंदी आदत है, मैं लिखा लिखा के मार देता हूँ बच्चों को, लेकिन इससे आपको थ्योरी लिखने की आदत बनेगी। तो क्या लिखेंगे मेरे साथ में, द साइक्लिस्ट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर ईच टाइम ही कंप्लीट्स 1 लैप। अब सर ये बात आपने कहाँ से लिख ली, तो बेटा ये बात तो अब देखो, तो क्वेश्चन में गिवन है कि एक साइकिलिस्ट ट्रैवल कर रहा है 500 मीटर के सर्कुलर ट्रैक में और वो 10 बार ट्रैवल कर रहा है। तो जब वो एक बार ट्रैवल करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 500 मीटर, है ना। एक बार उसने ट्रैवल किया तो एक बार चक्कर काट लिया, कितना डिस्टेंस है 500 मीटर का। 10 बार ट्रैवल करेगा कितना डिस्टेंस हो जाएगा 5000 मीटर का। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हिम इन 10 लैप्स, 10 लैप्स में कितना हो जाएगा 500 इंटू 10, कितना आ गया 5000 मीटर। ठीक है सर। अब ये तो आ गई मेरी डिस्टेंस की वैल्यू, तो ये तो हो गया मेरा एक आंसर। इसको अपना डब्बे में बंद कर देते हैं। तो उसने मेरे से डिस्टेंस पूछा था आफ्टर 10 लैब्स, तो 10 लैब्स के बाद में 5000 मीटर का मेरा डिस्टेंस हो गया। अब उसके अलावा उसने मेरे से डिस्प्लेसमेंट भी पूछी है ना। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, सिंस ऐसा लिख लो आप, सिंस ही रिटर्न्स टू हिज इनिशियल पोजीशन आफ्टर कंप्लीटिंग 10 लैप्स, देयरफॉर इनिशियल पोजीशन इक्वल हो गई फाइनल के, हेंस हमारी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई 0। कि सर इसमें क्या हुआ ना कि वो एक चक्कर काटे जा रहे, ये देखो पीछे डायग्राम है, सर वो चक्कर काट रहे हैं, एक बार उसने चक्कर काटा, दूसरी बार चक्कर काटा, तीसरी बार काटा, चौथी बार काटा, पांचवी बार काटा, छठी बार काटा, सातवीं बार काटा, आठवीं बार काटा, नौवीं बार काटा, 10वीं बार काटा। एक बार में वो 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो 10 बार में उसने डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रही है सर 5000 मीटर, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, जहां से उसने स्टार्ट किया था फाइनल भी तो उसने वहीं पर ख़त्म कर दिया ना बेटा 10 चक्कर काटने के बाद में, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई 0। इनिशियल पोजीशन सेम आ गई फाइनल के, जो मैं आपको पीछे एग्जांपल देके आया हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ साथ में लिखा है, आई होप आपने भी लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो पीपीटी मिल जाएगी, पीपीटी से ज़रूर से इसको नोट कर लेना। ये खाली जगह है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहे हैं कि एक पर्सन है वो ट्रैवल कर रहे हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट। अच्छा अब यहाँ पे डायरेक्शन दे दिया हमें, इस बात का ध्यान रखना, ये चीज़ क्या दे दी हमें, डायरेक्शन, ठीक है। देन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रैवल 3 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। अच्छा जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले डायग्राम बना लो सबसे पहले, आपके लिए आसान हो जाएगा कि हमें क्या बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये किसी पर्सन की स्टार्टिंग पोजीशन होगी, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ ओ से, ठीक है। उसके बाद में उसने चलना स्टार्ट किया, वो ट्रैवल करता है ईस्ट की तरफ, ये तो आपको पता होगा ना कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो उसने चलना स्टार्ट किया ईस्ट की तरफ, कितना चला वो 4 मीटर, 4.0 मीटर दिया है तो उतना लिख लेते हैं, 4.0 मीटर चला। उसके बाद में वो लेफ्ट मुड़ जाता है। अब लेफ्ट वो मुड़ेगा तो इसकी तरफ देखना कि अभी वो इस साइड को फेस कर रहा है, ठीक है। मान लो वो बंदा यहाँ पे है तो वो इस साइड को फेस कर रहा है, अब इसके लिए लेफ्ट वाली डायरेक्शन हो गई ऊपर वाली, तो वो लेफ़्ट मूव कर गया, ठीक है। अब वो लेफ़्ट मूव कर गया और उसके बाद में वो चलते हैं 3 मीटर, ठीक है। टुवार्ड्स नॉर्थ भी बोल दिया, तो नॉर्थ तो ऑब्वियसली ऊपर वाली डायरेक्शन ही होगी, ये वाली होगी हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। हमें इतना ही बोला, अब हमसे पूछ लिया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बताओ और टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ इस डिस्प्लेसमेंट। अब सर ये बोलोगे डिस्टेंस वाली तो आपने क्या रद्दी सी बात कर दी सर, ठीक है। आप हमसे इतना पूछ रहे हो तो फिर पहला हम बनाएंगे, अपने अगर डायग्राम बना रखे हैं ना तो आप बेसिकली सीधा डायग्राम के बेसिस के ऊपर ही सीधा बता सकते हो। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस
ए बी हो जाएगा हमारा। पीछे देख लो सर, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, ये ओ ए, अच्छा मैंने नाम नहीं दिया था ना, सॉरी, इसको नाम दे दो ए और इस पॉइंट को नाम दे दो बी। अब सर हमारा टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, ओ ए, ये ओ ए और ए बी, ओ ए प्लस ए बी, तो ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस आ गया ओ ए प्लस ओ बी। ओ ए की वैल्यू थी 4 मीटर, ए बी की वैल्यू थी 3 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस तो आ गया सर 7 मीटर। दूसरे पार्ट में हमसे पूछिए टोटल डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड पूछी है, डिस्प्लेसमेंट पूछी है, एक ही बात है बेटा, डिस्प्लेसमेंट की मतलब ही वैल्यू होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी हमारी, डिस्प्लेसमेंट आएगी ओ बी। सर ओ बी क्या है, ओ बी है बेटा ये वाली लाइन हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री होगा, इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज, वही सेम बात पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। अब आपको ये वाला ट्रिपलेट याद होना चाहिए कि ये 3 होता है, ये 4 होता है, तो फिर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 आएगी। नहीं याद तो मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ कि ओ बी का स्क्वायर, अच्छा मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पूरी थ्योरी लिखवाऊंगा, तो मैं अपनी बात से मुकरूंगा नहीं, थ्योरी लिखेंगे हम पूरी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल ओ बी। अब उसके बाद में इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी राइट एंगल ट्राइंगल के बाद में वी बाय यूजिंग पाइथागोरस की मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ पीजीटी, बाय यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, हमारे पास है कि ओ बी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओ ए के स्क्वायर में प्लस ये ए बी के स्क्वायर। तो ओ बी किसकी इक्वल आ गया, अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, तो यह आ गया 16 प्लस में 9 का रूट इक्वल रूट 25 इक्वल 5 मीटर। तो बेटा आपकी डिस्टेंस ट्रेवल तो आ गया 4 + 3 ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स 7 मीटर, लेकिन जो आपने डिस्टेंस निकाल डिस्प्लेसमेंट निकाली है, ओ बी की वैल्यू निकाली है, ठीक है, या फिर इसको आप ओ बी वैक्टर भी लिख सकते हो, ओ बी वैक्टर की वैल्यू निकाली है, पर आप वैक्टर का ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे क्योंकि कराया नहीं जाता, कोई बात नहीं, ठीक है। ओ बी वैक्टर की जो आपने वैल्यू निकाली है या फिर ओ बी की वैल्यू निकाली है, जो आपने डिस्प्लेसमेंट निकाली है, वो आएगी आपकी 5 मीटर, ठीक है। यहाँ पर आप ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स यूज़ नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ये खाली जगह इसको ऐसे छोड़ देते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद में आपको एक डीपी भी मिल जाएगी, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो आपको सोल्व कर दे हैं। एक पर्सन है, ट्रैवल कर रहा है एक सेमी सर्कुलर ट्रैक में, रेडियस है 50 मीटर, मॉर्निंग वॉक के टाइम में, ठीक है। पहले तो इतना बना लेते हैं कि एक सेमी सर्कुलर ट्रैक कैसा दिखता होगा भैया, कुछ कुछ ऐसा दिखता होगा, है ना, पूरे फिगर के ऊपर मत जाना। अब उसकी रेडियस दे रखी है 50 मीटर, मान लो यहाँ पर कहीं पर उसका सेंटर है, तो उसकी रेडियस दे रखी है मेरे को 50 मीटर। मान लो ये पॉइंट है ए, यहाँ पर कहीं पर बी है और ये वाला पॉइंट है सी, ठीक है। मेरे से क्या पूछा है कि अगर वो स्टार्ट करता है एक एंड से और पहुंच जाता है दूसरे एंड पे, तो उसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बताओ और उसकी डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही पूछी है। अच्छा, अब वो ए से चल के पूरा सी तक आ रहा है, तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो क्या है, ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक। ये कैसे निकालेंगे, पहले थोड़ी सी थ्योरी लिखवा रहा हूँ, वो लिख लो। लेट द पर्सन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ए एंड रीचेस सी, वाया बी लिख सकते होते हैं कि बी के थ्रू, ठीक है। देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन, कि इस केस में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल होगा सर लेंथ ऑफ द सेमी सर्कुलर ट्रैक के, तो उसको लिख दो लेंथ ऑफ द सेमी सर्कुलर ट्रैक। अच्छा, लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर ट्रैक किसकी इक्वल होगी सर, कि पूरे सर्कल की जो लेंथ होती है वो तो होती है 2πr, सेमी सर्कुलर उसका आधा होता है, तो डिवाइड में 2 से 2 कट गया, तो ये आ गई πr की इक्वल। पाई की वैल्यू डाल लेंगे 22/7, रेडियस उसने हमें बोली है 50 मीटर, तो इसको सोल्व करके हमारी वैल्यू आ जाएगी कुछ कुछ, ये आ जाएगी हमारी 157.14 मीटर। ये आपको सोल्व करनी है बेटा, ठीक है।
तो हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल आ गया वो आ गया 157.14 मीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बेटा? डिस्प्लेसमेंट में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ए से सी, ए वो उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है? ए, ये है उसकी इनिशियल पोजीशन, और सी क्या हो गई? उसकी फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल से फाइनल का डिस्टेंस। इतना 50 है, इतना भी 50 होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ए से सी का डिस्टेंस कितना हो गया? 100 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमने ऐसे तो निकाल ली, थ्योरी में निकाल लेते हैं। द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डी डायामीटर की, तो डिस्प्लेसमेंट है वो डायामीटर के इक्वल होगी ऑफ द सेमी सर्कुलर ट्रैक। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हो, ज्वाइनिंग ए टू बी, सॉरी ज्वाइनिंग ए टू सी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी? इक्वल टू ऑफ रेडियस, डायमीटर तो डबल ऑफ रेडियस होता है, यानी कि 2 इंटू 50 मीटर, यानी कि 100 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई? 100 मीटर। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। ये 3 क्वेश्चन है। डीपीपी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर ऊपर देखने को मिल जाएगा, तो उसको डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, लाइक करना है आज के सेशन को, एंड बाकी के लेक्चर भी जल्दी अपलोड हो जाएंगे। हम जल्दी थोड़ा टारगेट करेंगे सारे सिलेबस को कंप्लीट करने का, एंड ये मेरा प्रॉमिस, आप इतने क्वेश्चन करा दिए जाएंगे कि आपके पेपर में उसके बाद क्वेश्चन ही नहीं आएगा। हम इस दुनिया में जितने भी क्वेश्चन है एक चैप्टर के, उतने क्वेश्चन कर लेंगे। 1000 है तो 1000 कराऊंगा, 5000 है 5000 कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो क्वेश्चन की आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्वेश्चन आपको बहुत प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, एंड आपको हमारे चैनल से वर्ड टू वर्ड आपका पेपर देखने को मिल जाएगा। बस शर्त ये है कि आपको हर एक वीडियो देखनी पड़ेगी रेगुलर, ठीक है। और डीपीपी मिल जाएगी, उसके सॉल्यूशन की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, लेकिन पहले आप डीपीपी सोल्व करनी करोगे, उसके बाद में सॉल्यूशन की वीडियो आकर देखोगे, ठीक है। तो इसी के साथ में थैंक यू आज का लेक्चर देखने के लिए। हम आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, एंड मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।